हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हमारी पर्यावरण की दूसरी सीरीज़ है। दूसरा टॉपिक बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। दोस्तों, इसमें हम लोग जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। पहला आप लोगों ने पढ़ा, कमेंट भी किया, बहुत मुझे अच्छा लगा। एनवायरनमेंट आप समझे और आपके कमेंट लाइक देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़िए, फिर देखिए एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ सब पढ़ा हुआ आ रहा है। एनवायरनमेंट पहला टॉपिक मैंने सब चीज डिस्कस कर दिया था दोस्तों। अब हमारा दूसरा पर्यावरण का टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। जैव विविधता, जैविक विविधता मतलब जीवों की विविधता। जीव की जो भिन्न कई प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, एक ही किसी परितंत्र में तरह तरह के जीव जंतु रहे, जीवों की विविधता रहे, पौधों की विविधता रहे, उसे हम कहते हैं जैव विविधता। अब देखिए दोस्तों, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग, अगर आपसे क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पीसीएस में कई बार आ चुका है, आईएएस में पूछा है कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजेन ने किया था 1985 ईस्वी में। ठीक है। जैव विविधता का जनक अगर पूछे दोस्तों तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा। जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन थे। 1986 में इन्होंने जैव विविधता के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है दोस्तों। जैव विविधता शब्द के अंग्रेजी शब्द जो आप देख रहे हैं बायोडायवर्सिटी, इसके रूप में पहचान जिन्होंने की वो रेमंड एफ दासमैन थे। ठीक है। देखिए दोस्तों, सब अलग अलग है। जैविक विविधता जब आपसे कहे बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, तो 1980 में थॉमस लवजॉय ने किया था। चारों अलग अलग हैं और सबका आंसर अलग अलग है। जैव विविधता शब्द का पहला प्रयोग करें तो वाल्टर जी रोजेन होंगे। सन उतना मायने नहीं रखता, पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मेन है आपका कौन किया। फिर कहे जैव विविधता का जनक कौन है, फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, तो ईओ विल्सन है। जैव विविधता शब्द का जो अंग्रेजी बायोडायवर्सिटी जो रूप में पहचान किसने की, रेमंड एफ दासमैन ने की सबसे पहले। और फिर पूछे कि जैविक विविधता के फाउंडर कौन थे, तो ये हो जाएंगे 1980 में थॉमस लवजॉय। अब देखिए, वही जो परिभाषा मैंने आपको बताई वही लिखा हूं। जैव विविधता शब्द मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका जैविक, दूसरा विविधता। जैविक प्लस विविधता, इसका संबंध सजीव प्राणियों, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजाति से है। जहां जीव जंतु और वनस्पति की विभिन्न प्रजातियां हो उसे ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का वर्गीकरण भी दोस्तों किया गया। किसने किया? जैव विविधता का वर्गीकरण सबसे पहले विटेकर ने 1972 में किया था कि 3 तरह से जैव विविधता का वर्गीकरण हम करते हैं। ठीक है दोस्तों। एक होती है अल्फा डायवर्सिटी, दूसरी होती है बीटा डायवर्सिटी, तीसरी होती है गामा डायवर्सिटी। अब अल्फा डायवर्सिटी क्या होती है? स्थानीय स्तर पर किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जो जैव विविधता होती है वो अल्फा जैव विविधता या अल्फा विविधता कहलाती है। समझ गए दोस्तों? जैसे कोई क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र, अब यहाँ पे जो इसकी विविधता होगी जीवों की, एक जो निश्चित क्षेत्र है दोस्तों, एक समुदाय है, उसको हम बोलते हैं अल्फा डायवर्सिटी। ठीक है। एक छोटा सा क्षेत्र रहे, एक एरिया रहे, उसमें जो जीवों की विविधता है उसको हम अल्फा विविधता कहते हैं। अब देखिए बीटा डायवर्सिटी, स्थानीय प्लस क्षेत्रीय दोनों। ये तो आप स्थानीय ही देखें कि स्थानीय स्तर पर जब किसी एक निश्चित समुदाय की हम विविधता को किसी परितंत्र में देखते हैं तो उसे अल्फा डायवर्सिटी कहते हैं। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होता है और जब जीव एक अपने पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में पलायन करते हैं तो जो तुलना की जाती है नए जीवों की, जो विशिष्ट जीव आए, स्थानीय प्लस क्षेत्रीय, जिस क्षेत्र में स्थानीय घुसे, जब दोनों मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीटा डायवर्सिटी। दोस्तों अब बात समझ गए होंगे आप। ठीक है। देखिए इसे लिखा हूं, पलायन देखा जाता है इसमें। जो पलायन किए स्थानीय पारितंत्र के लोग क्लाइमेट चेंज के चलते जीव जंतु, और वो दूसरे परितंत्र में गए, अब उस क्षेत्र में जब गए हैं तो दोनों को मिला के
जो तुलना की जाती है वो बीटा डायवर्सिटी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। फिर होती है गामा डायवर्सिटी। अब ये पूरा ओवरऑल, जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, ठीक है दोस्तों, ये अल्फा, ये अल्फा। अब जो इसमें सम्मिलन वाला क्षेत्र है अगर लेते हैं तो ये बीटा बीटा बीटा, ठीक है दोस्तों। जहां से ये आप पलायन करके एक दूसरे परितंत्र में गए, और गामा डायवर्सिटी का मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है। मतलब ओवरऑल अगर ये पूरा कर लेंगे तो ये आपकी गामा डायवर्सिटी हो गई, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहते हैं गामा डायवर्सिटी। ये पूरी, इसे लिखा हूं, एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है, उसे हम कहते हैं गामा डायवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। तो अल्फा बीटा गामा आप समझ गए। अब देखिए जैव विविधता के स्तर या प्रकार, 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है जेनेटिक, दूसरा होता है स्पेसिस, तीसरा होता है इकोसिस्टम, ठीक है। अब देखिए आनुवांशिक विविधता किसे कहते हैं। जेनेटिक डायवर्सिटी, प्रजातियों में पाई जाने वाली आनुवांशिक जो विभिन्नता होती है उसी को आनुवांशिक विविधता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। वही आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। जैसे अब देखिए, ये कोई मान लीजिए आम का पेड़ है, ये अशोक का पेड़ है तो पेड़ ही, लेकिन अलग अलग है। जैसे चूहा रहे, कुत्ता रहे, देसी रहे कुत्ता, विदेशी रहे, कहीं डाबरमैन है, कहीं लेब्राडोर है, कहीं देसी कुत्ते हैं, है तो कुत्ता ही, लेकिन उनमें भी जो विविधता है उसी को हम कहते हैं आनुवांशिक विविधता। अब बात आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब जो प्राणियों की जो चीजें हैं, मतलब जेनेटिक जो है तो एक ही कैटेगरी की, लेकिन उनमें भी जो विविधता होती है, जो भिन्नताएं होती हैं, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी। देख रहे हैं, 2 पेड़ हैं, आम का है, अशोक का है, लेकिन है तो वृक्ष ही, इसी को कहेंगे हम आनुवांशिक विविधता, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है, प्रजाति विविधता, स्पेसिस डायवर्सिटी, इसे किसे कहते हैं। ये देखिए, यह विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली विविधता है। प्रजाति विविधता समुदाय में प्रजातियों की विभिन्न किस्म को बताता है। आप समझ गए होंगे बात से ही कि यह विभिन्न जातियों के बीच पाई जाती है, और प्रजाति विविधता है जो वो समुदाय में प्रजातियों की विभिन्न किस्म को बताता है। जैसे एक बड़ा पारितंत्र है, एक क्षेत्र है, उस जगह पे बंदर भी है, हाथी भी है, शेर भी है, बकरी भी है, घोड़ा भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता, गधा, ईटीसी, जितने जीव जंतु हैं, या वनस्पतियों की बहुत सी वैरायटी है, आम है, बबूल है, नीम है, ठीक है दोस्तों। अब जो प्रजातियों में विविधता पाई जाती है उसको बोलते हैं प्रजाति विविधता या स्पेसिस डायवर्सिटी। ये हमारा जैव विविधता का दूसरा प्रकार। तीसरा है पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम डायवर्सिटी, ठीक है दोस्तों। अब इसका तात्पर्य क्या है कि पौधों और जानवरों की प्रजातियों में एक साथ रहने वाले खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़ी विविधता जो होती है उसे पारिस्थितिक विविधता कहते हैं, जो फूड चेन होता है। जैसे कीड़े मकोड़े को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को मोर खाता है, ये एक फूड चेन है दोस्तों। अगर एक भी इसमें डिस्टर्ब होगा तो गड़बड़ हो जाएगी चीजें। जैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि मेढक की टांगों को कैसे भारत से निर्यात कर दिया गया था, यहाँ पे मेढकों की कमी हो गई, इस कारण यहाँ उन कीटों की संख्या बढ़ गई जो वनस्पतियों को डिस्टर्ब करते थे, यहाँ घाटा हो गया तो उस चीज को बैन कर दिया गया कि अब मेढकों का निर्यात नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी जैव विविधता के संकट में मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक। तो देखिए यहाँ पेड़ भी है, आदमी भी है, कुत्ता भी है, तो जहां सब पाए जाएं, पौधों और जानवरों की प्रजातियों जो एक साथ रहें और खाद्य श्रृंखला भी बने, ऐसी विविधता को हम इकोसिस्टम डायवर्सिटी या पारिस्थितिक विविधता कहते हैं दोस्तों। अब आप जैव विविधता के प्रकार भी समझ गए होंगे, ठीक है। जैव विविधता इतना रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए फिर से एक बार, जैव विविधता का प्रयोग रोजन जी, जनक, विल्सन जी, बायोडायवर्सिटी इंग्लिश वर्ड रेमंड एफ दासमैन, जैव विविधता के फाउंडर थॉमस लवजॉय, ठीक है दोस्तों। परिभाषा जैविक प्लस विविधता, जीवों की विविधता, जीव जंतु रहे, वनस्पति रहे, ये हमारा परिभाषा हो गया। वर्गीकरण सबसे पहले विटेकर ने 1972 में किया। अल्फा बीटा गामा, अल्फा एक निश्चित क्षेत्र स्थानीय स्तर पर,
ये स्थानीय प्लस क्षेत्रीय जहां पलायन देखा जाता है बीटा हो गया, और गामा जो पूरा जिसमें अल्फा बीटा सब आ जाए, एक भौगोलिक क्षेत्र जहां आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता बताए उसे गामा डायवर्सिटी कहते हैं। फिर जैव विविधता के प्रकार हम लोग देखें, आनुवांशिक, प्रजाति और पारिस्थितिक। ठीक है दोस्तों, आनुवांशिक भी आप समझ गए, एक ही तरह के चीजों में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, फिर प्रजाति विविधता, कई तरह की प्रजातियां अलग अलग एक साथ रहें, वो प्रजाति विविधता है। और फिर पारिस्थितिक विविधता, जहां पे पौधा और जानवर जीव जंतु सब रहें और वहां खाद्य श्रृंखला भी बने, वो विविधता पारिस्थितिक विविधता कहलाती है, इकोसिस्टम विविधता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए, पूछता है दोस्तों कि जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्त क्या है, मतलब जैव विविधता कहाँ सबसे अधिक होती है या उसके होने के लिए क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए। तो दो शर्त केवल है दोस्तों, एक है अत्यधिक वर्षा, दूसरा है उच्च तापमान। इसको बस दो चीजें चाहिए, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां रेन भी हाई ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखें, हाई टेम्परेचर और अत्यधिक वर्षा। ठीक है, हाई रेन, तो 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये नॉर्थ ये साउथ, ये क्या होते हैं दोस्तों, सबसे अधिक हाई टेम्परेचर वाले जोन हैं। ठीक है, इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट यहीं पाए जाते हैं, आप जानते हैं सदाबहार वन। ठीक दोस्तों, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, और जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तरफ बढ़ेंगे दोनों तरफ, नॉर्थ या साउथ, आपको तापमान में कमी होगी तो वर्षा में भी कमी होगी, तो वहां जैव विविधता में भी कमी होगी। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है यही वाला आपका क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता का है, 0 से 23.5 कर्क, 0 से 23.5 मकर। ठीक है दोस्तों, फिर है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। अब समझिएगा ध्यान से, जहां प्रकाश ज्यादा होगा वहां जैव विविधता ज्यादा होगी, क्योंकि प्रकाश जाएगा तो हाई टेम्परेचर होगा, वहां वर्षा की स्थिति होगी। फिर जहां तापमान अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक है, तो आर्द्रता अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी तो वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो जैव विविधता ऑटोमेटिक अधिक होगी। ये सब दोस्तों ऐसे ही कथन कारण में उलझाने वाले, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये समझ लेंगे तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। ये फैक्टर हैं जो बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करते हैं। फिर है, अगर ऊंचाई में वृद्धि होती है तो वहां तापमान कम होता है, वहां आर्द्रता भी कम होती है क्योंकि तापमान कम है। ठीक है दोस्तों, वहां वर्षा भी कम होगी जहां लो टेम्परेचर होगा, इसलिए वहां की जैव विविधता एकदम कम पाई जाएगी, वहां जैव विविधता या तो देखी नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं पाई जाएगी। अगर ढाल है दोस्तों, जहां ढलान है वहां अपर्दन, ठीक है दोस्तों, कटाव भी ज्यादा होगा, वहां जैव विविधता की कमी आएगी क्योंकि खनिज की कमी हो जाती है ढलान पे, जहां पे अपर्दन होने लगता है, इसलिए जैव विविधता कम हो जाएगी। खनिज की कमी होगी तो वहां जीव जंतु वनस्पति नहीं खिलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर जहां खनिज की अधिकता होगी वहां पोषक पदार्थों की अधिकता होगी, वहां जैव विविधता अधिक होगी। ठीक, और जहां खुलापन होगा, जैसे कोई छोटा एरिया है कोई बड़ा एरिया है, तो जहां अधिक खुलापन होगा वहां ताप एवं प्रकाश का प्रभाव भी ज्यादा होगा, और बताए ही जहां टेम्परेचर अधिक वहां वर्षा की स्थिति अनुकूल हो जाती है, वहां जैव विविधता अधिक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज पर्यावरण का बायोडायवर्सिटी टॉपिक भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्द ही आपको अपनी दूसरी वीडियो में मिलता हूं, जो आपको मैं बनाऊंगा इसके बाद वाला पार्ट, जिसमें हमारा सारा है हॉट स्पॉट अभी बचा हुआ है कि सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भारत में, वो क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, फिर जैव विविधता का संकट क्या है, जैव विविधता को संकट किससे होता है। ठीक, फिर जैव विविधता का महत्व क्या है दोस्तों, ये चीज। फिर जैव विविधता में जो पौधे वनस्पति जानवर विलुप्त होते हैं उनको संरक्षण करने के लिए कौन सा प्रावधान है, वो पद्धति कौन सी है। ठीक है दोस्तों, और फिर जल की जैव विविधता भी हम उसी में पढ़ लेंगे, तो हमारा बायोडायवर्सिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।